Hi everyone, I hope you all are doing well. So, today we start Supreme Court. We know about Supreme Court, how Supreme Court is proceeding, and various other element of the Supreme Court. So, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सिविल एस्पेंट विथ नरेंद्र एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। और उसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर सारा वीडियो सीरीज अपलोड हो चुका है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, इस सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो प्लीज़ उस सबको भी वॉच करें टू गेट क्लियरिटी इन योर माइंड एंड बेटर अंडरस्टैंड। और DPSP फंडामेंटल राइट, प्रेम्बल, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सारा सीरीज ही अपलोड हो चुका है वीडियो। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उस सारे वीडियो को एक बार वॉच कर सकते हैं टू गेट क्लियरिटी। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे एंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल देखेंगे और भी बहुत, ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आया है, किस किस कंट्री से इसे लिया गया है, वो भी जानेंगे। एंड सो अधिक टाइम नहीं लेते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। The legislative, right, the executive, right, and legislative, executive and judiciary. ठीक है, just a second. So the legislature we have done, state, center, executive we have done, right. Now we'll be doing the judicial part, right, and for that we'll be covering the court system, right. Now understand the fact that in India we don't have a separate state courts. Like मतलब जैसे सिस्टम है ना कि सेंटर का, जैसे आप कह सकते हो पार्लियामेंट अलग काम कर रहा है, राइट, पार्लियामेंट इज वर्किंग इन अ डिफरेंट मैनर, राइट, एंड इट इज नॉट इंटरवीनिंग इन द टास्क ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. दिस वाज इन लेजिस्लेचर. सेम वी गोज फॉर एग्जीक्यूटिव. द सेंटर एग्जीक्यूटिव डिफरेंट फील्ड एंड एग्जीक्यूटिव डिफरेंट फील्ड. बट इन जुडिशरी we do not have a separate state, you can say, judicial system which works autonomously, right. And the Indian constitution has established an integrated judicial system. यानी हाई कोर्ट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे हायरार्की सेट होती है. सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यस दे आर इंडिपेंडेंट, जजमेंट देते हैं, बट इनके जो आराम से यहाँ चैलेंज किया जा सकता है, राइट. सो सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, द हाई कोर्ट्स बिलो इट, एंड देन वी हैव द, यू कैन से, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती है. वी विल बी कवरिंग दिस इन टाइम्स टू कम, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. फिर उसके बाद यही जो दोनों आप कह सकते हो, इनफैक्ट ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, दोनों आपके क्या करती है, इट एनफोर्सेस द सेंटर लॉ एज वेल एज व्हाट यू कैन से द स्टेट लॉ एज वेल. जबकि यूएस में अलग होता है. यूएस में इफ यू वांट टू एनफोर्स द स्टेट लॉज तो वो स्टेट हाई कोर्ट ही करेगा, वेयर एज सेंट्रल लॉ विल बी एनफोर्स बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट. सो दैट दे हैव अ फेडरल जुडिशरी, right, where the state laws are enforced by the state judiciary. This is in US, right. But ऐसा आप कह सकते हो डबल कोर्ट्स का सिस्टम ये हमारे देश में नहीं है, राइट. प्लीज रिमेंबर दिस. इंडिया दो इज अ फेडरल कंट्री, बट द जुडिशरी सिस्टम इज वेरी वेरी यूनिटरी, यूनिफाइड जुडिशरी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, राइट. तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा. अब बात आती है कि कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा. आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, ठीक है. दिस डील्स इन पार्ट 5 डील्स विद द व्हाट, सुप्रीम कोर्ट की पावर वगैरह से. ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 142 पे कि आर्टिकल 142 किसके रिगार्डिंग है. अब ऑप्शंस बहुत दूर दूर थे, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, इस टाइप से कुछ कर करके था. अब जिसको सिर्फ ये पता है कि 124 से लेके 147 तक अपने सुप्रीम कोर्ट आता है तो वो आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट मार सकता था. दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो यूपीएससी में क्या चलता है, रफ गेसेस वर्क, प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि व्हाट इज द, क्या बोलते हैं,
प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 जजेस, एंड in 2019 only the center notified an increase in the number of supreme court judges from 31 to 34, ठीक है। खैर ये सब तो मैटर नहीं करता, 30 33 एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पूछता ये, ठीक है। बट यहाँ पे ये ज़रूर पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की संख्या है, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है, कौन करता है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। सो प्लीज़ रिमेंबर द जजेस, इवन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के हम देखेंगे, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। एंड अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होता है, ठीक है, पहले चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, आफ्टर यू कैन से द कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो कोलिजियम सिस्टम है वो हम बात करेंगे, राइट। एंड देन उसके बाद क्या होता है, चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड किया जाता है कि किसको अपॉइंट करना है टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस and such other judges of the Supreme Court and the High Courts as he deemed necessary. This basically is the concept of collegium. अभी हम बात करेंगे, अभी डोंट वरी हम बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन से द अपॉइंटमेंट इज डन। और ये ध्यान रखना, क्या सर यहाँ पे मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट जिनको नाम सजेस्ट किया जा रहा है उन्हीं को ही आप रिकमेंड करें? यस, दिस कंसल्टेशन इज मैंडेटरी, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है एंड वो कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया गया था जजेस केस से, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट में ये चीज़ लिखा गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट से आप कह सकते हो जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो कंसल्ट किया जाएगा। अब दिस वर्ड कंसल्टेशन के मीनिंग्स डिफरेंट है कि मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन मैं आपकी एडवाइस को मानूँ। और एक हो सकता नहीं, अगर आपने मुझसे कंसल्ट किया तो 100% मानना ही है। बस यही केस फंसता है। फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ इन 1982, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। द कोर्ट हेल्ड कि भाई जो कंसल्टेशन है इट डज नॉट मीन कॉन्करेंस, कि आपने कंसल्ट किया है, एग्जीक्यूटिव ने कंसल्ट किया है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये 100% ही आपको मानना है, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिस्टर ABC को अपॉइंट करो, एग्जीक्यूटिव मे नॉट अपॉइंट, राइट। बट गेम पलटा सेकंड जज केसेस में। सेकंड जज केस में 1993 में द कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस, कि अब भाई अगर ABC का नाम हमने सजेस्ट किया है तो ABC ही अपॉइंट किए जाएंगे, राइट। इट रूल्ड दैट द एडवाइस tendered by the Chief Justice of India is binding on the President in matters of appointment of judges of the Supreme Court. This is a must, right? And what? The Chief Justice would tender this advice. क्या Chief Justice खुद ही एडवाइस कर देंगे? नहीं, Chief Justice के साथ क्या होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कोलिजियम बैठेगा। तो ये 3 लोग मिलके क्या करेंगे, ये 3 लोग मिलके एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट को ये एडवाइस क्या करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट को ये एडवाइस माननी ही पड़ेगी, ही कैन नॉट रिफ्यूज़ इट, ठीक है। थर्ड जज केसेस में क्या हुआ 1998 में, थर्ड जज केस में फिर से ये चीज़ बोला गया, ठीक है, कि आपको ये एडवाइस माननी पड़ेगी, दिस इज़ अ मस्ट। बट थर्ड जज केसेस में क्या बोला गया कि काम करो सर, ये जो कोलोजियम सिस्टम अभी आपने बनाया ना 3 का, एक काम करो 2 और ऐड कर दो, तो एक तो चीफ जस्टिस बैठेगा और 4 उसके पास सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे। ये 4 मिलके क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप मिस्टर ABC को आप अपॉइंट करो, तो आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ही शुड कंसल्ट द कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन कि भाई नहीं, वी डोंट फील, इन दोनों ने कह दिया लेट अस से कि वी डोंट फील दैट यू शुड बी गिवन, ठीक है, मतलब ABC शुड बी अपॉइंटेड, तो भाई ये कोलोजियम रिकमेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं आप समझो कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ बैठ के मनमर्जी करेंगे, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस। सो द कोलोजियम सिस्टम वॉज इन्वेंटेड सो दैट आप कह सकते हो कि चीफ जस्टिस अपनी टायरनी ना करे, इसको रोकने के लिए यहाँ पे कोलोजियम सिस्टम का लाया गया था, ठीक है। तो दिस इज डन। अब क्या हुआ, तो एक टाइप से देखा जाए तो हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में जुडिशरी ही
क्या कर रही है, जुडिशरी ही जजेस को अपॉइंट कर रही है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अंकल जज सिंड्रोम। अंकल जज सिंड्रोम का मतलब यही है कि अगर आपके पापा जज है तो क्या है, आपने अपने बेटे का नाम रिकमेंड कर दिया, आपके चाचा था वो जज है तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया और आप जज बन गए, राइट। तो इंडियन जुडिशरी सफर्स फ्रॉम दिस। इसीलिए वन ऑफ द ड्रॉबैक देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है। ट्रस्ट मी, IAS बनना कहते हैं आसान है, बट सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जज बनना इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में ही रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो, राइट। एंड द कोर्ट हेल्ड दैट ये जो कोलोजियम सिस्टम है इसकी आपको यहाँ पे वो कंपल्सन एडवाइस माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब हमेशा से ही यही चलते रहा तो यार एग्जीक्यूटिव को लगा कि यार पूरे वर्ल्ड में यार एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एंड यार हमारी तो चल नहीं रही। तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए टाइम टू टाइम मान रहा था कि हाँ यार कोलोजियम सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो कुछ करो, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए 2014 में, NJAC लेके आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ऐसा बोला गया कि सर ये कोलोजियम वगैरह को हटाओ, लेट अस ब्रिंग अ कमीशन जिसमें कुछ बंदे एग्जीक्यूटिव के बैठेंगे, कुछ हम अपने भेजते हैं, कुछ आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को भेजना, लेट्स नॉट गेट इनटू द कॉम्पोजिशन, क्योंकि अभी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। एंड देन वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे एंड देन प्रेसिडेंट विल लिसन टू दैट, ठीक है। तो NJAC की बात चली, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इसको दखलंदाज कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट करार दे दिया। ये भी प्रीलिम में क्वेश्चन आ चुका है, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ठीक है। तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्या स्ट्राइक डाउन करते हुए ये बोला कि भाई नहीं, एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी में आ रहा है तो क्या होगा, तो भैया हमारी इंडिपेंडेंस को खतरा है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हो 4th जज केस में 2015 में, ठीक है, जो NJAC है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। बट येस, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो बिलीव्स कि देर आर इश्यूज विद द कोलोजियम सिस्टम, ये मेंस में भी आता है, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करी है। जैसे अगर आप देखोगे अब सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी जज को अपॉइंट करती है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर प्रोसेस बताती है किन जज ने इसके लिए वोट किया था, किसके लिए नहीं, एंड ये वेबसाइट पे इट इज़ मेंशन, ठीक है। तो इट ट्राइज टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, बट स्टिल बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया नेपोटिज्म वगैरह से, करप्शन वगैरह के केसेस आते रहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके भी बहुत बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्योंकि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही और अपॉइंटमेंट शुरू होंगे। तो अब 1950 से 1973 में क्या होता था अपने देश में कि भाई द प्रैक्टिस वॉज सिंपल, कि भाई जो भी सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, ऑटोमेटिकली उसे CJI बना दो, फाइन। बट ये कन्वेंशन 1973 में ड्यूरिंग इंदिरा गांधी जी के टाइम में तोड़ दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के टाइम में इट वॉज आप कह सकते हो A.N. रे, ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुपरसाइडिंग 3 सीनियर जजेस, उनसे पहले 3 थे, हाँ है ना। सिमिलरली क्या हुआ 1977 में भी यही हो गया, MOU बेग, इनको बेग को बना दिया गया, ठीक है, 3। तो क्या हुआ, फिर इस तरीके से चलता रहा कि यार अल्टीमेटली चीफ जस्टिस तो हाथ में गवर्नमेंट की है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट किसी को भी चीफ जस्टिस बना दे रही है, एंड फिर उस चीफ जस्टिस के थ्रू मॉड्यूलेट करके जजेस अपने बैठा दे रही है। बात तो सही कह रहे हो सर, तो क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट टेल कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा बोल दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज, राइट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये पूछा आता है। तो 2 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, ये पूछा जाता है, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और सेवरल हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 years, और he should have been an advocate of high court for 10 years, or he should be a distinguished jurist in the opinion of the president. Distinguished jurist यानी एक चीज नोटिस करी, सब में और है। एंड सेकेंडली यहाँ पे कोई भी
एज लिमिट नहीं लिखी गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड क्या, या तो 5 साल हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल एडवोकेट, या फिर ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आप पे ये है 2 क्राइटेरिया, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया और बाकी है, तो आपको चीफ जस्टिस, आपको जजेस बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो दिस डिस्टिंग्विश्ड क्राइटेरिया प्रेसिडेंट को काफ़ी पावर देता है। बट अब इसका मतलब ये भी नहीं है यार कल को आपने सचिन तेंदुलकर को बना दिया कह के डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। भाई कहाँ से डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो गए वो, ठीक है। तो सीरियसली भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यानी ये बात क्लियर होती है यहाँ से क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी बार यूपीएससी में एंड जो आप टेस्ट वगैरह दोगे उसमें ये पूछा जाता है, राइट। अब आती है ओथ एंड अफर्मेशन। तो पर्सन को ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर उनके द्वारा कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। एंड इसमें वो क्या बियर करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो वो तो है ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, अपलोड सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये बात तो है। बट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंट क्या करता है, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये यहाँ पे ध्यान। सर अपॉइंटमेंट की इमेज तो एज तो फिक्स नहीं है क्या सर, क्या आपका यहाँ पे कुछ टेन्योर वगैरह है, ठीक है। तो भाई कोई टेन्योर भी नहीं है, बट मैक्सिमम ईयर्स बोला गया है कि ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, राइट। एंड ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू व्हाट, प्रेसिडेंट। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना है तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस को नहीं लिखेगा, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा, राइट। एंड ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट, कब, ऐसे ही नहीं, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट ऑफ द, क्या, इम्पीचमेंट तो खैर प्रेसिडेंट का होता है, बट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ही यहाँ पे चलता है, राइट। एग्जैक्ट इम्पीचमेंट वर्ड तो नहीं बोलते हैं, बट इम्पीचमेंट का ही जैसे प्रोसेस होता है। बहुत मुश्किल है निकालना, और आज तक इतना मुश्किल है कि आप मानोगे आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज हमारे देश में इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अभी हम देखते हैं क्यों। तो यहाँ पे समझो कि कैसे आप कह सकते हो जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो हटता है, तो प्रेसिडेंट हटाता है, बट प्रेसिडेंट तभी हटा सकता है जब पार्लियामेंट ने उसे कहा है। अब पार्लियामेंट क्या सिंपल मेजॉरिटी से कह देगी क्या, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों से आपको स्पेशल मेजॉरिटी से निकालना पड़ेगा, प्लस क्या, और स्पेशल मेजॉरिटी क्या, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से ज़्यादा, ये होना चाहिए, ठीक है। और जब ये हटे, ऐसे दोनों से स्पेशल मेजॉरिटी से आपने पास कराया, तभी आप प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन दे सकते हो कि यस यू शुड रिमूव हिम। बट ये करवाना इट्स नॉट दैट इजी, राइट। एंड बाकी इसका डिटेल्ड प्रोसेस जो कहाँ लिखा है वो लिखा गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। तो अगेन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जज, तो उसको हम यहाँ समझते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ अंडरस्टैंड द फैक्ट, क्या ग्राउंड पे हटाया जाता है। तो 2 ही ग्राउंड है, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। बट अगेन ना ही मिसबिहेवियर डिफाइंड है, ना ही इनकैपेसिटी डिफाइंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। अब क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा हुआ है, तो उसको देखते हैं कैसे हटता है, डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले जिसके भी जज को हटाना है तो एक मोशन आपको लाना पड़ेगा, राइट। एंड ये मोशन ऐसा मोशन नहीं है रैंडमली कोई भी खड़ा होकर कह दे पार्लियामेंट में कि हटाओ इसे, ठीक है, नहीं। इट शुड बी साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा। अगर तुम साइन ही नहीं करवा पाए तो तुम भूल जाओ, वो जज कभी नहीं हटेगा, राइट। तो पहली बात, तुम्हें 100 लोग की हाँ चाहिए, चलो 100 लोग की है, तुमने हाँ मनवा ली लोकसभा में, 50 की राज्यसभा में मनवा ली। फिर जाएगा मैटर चेयरमैन पे। चेयरमैन को आपने बोला सर देखो 100 लोग की मैंने हाँ मनवा ली है, इसे सैक करो। अब चेयरमैन अपने लेवल पे चेक करेगा, अगर उसे लगेगा कि हाँ ये सही है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो वो 100 लोग तो क्या पता ऑपोजिशन के ऐसी फर्जीवाड़ा कर दे। तो चेयरमैन क्या कर सकता है, ही मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट।
बट जनरली अगर करप्शन के चार्जेस बहुत ही सीवियर है और मीडिया में बहुत ही उछल रहा है तो एडमिट करना ही पड़ेगा, और वो करता है। ठीक है, चलो एडमिट कर लिया, नहीं तो यहीं पे केस क्लोज। थर्ड, अगर ये एडमिट हो गया तब क्या होगा? तब स्पीकर और चेयरमैन क्या करेगा? एक 3 मेंबर की कमिटी बनाएगा, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट इनटू चार्जेस। एंड इस 3 मेंबर की कमिटी में कौन कौन होगा? पहला, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकंड, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट हो सकता है, उसी हाई कोर्ट का या कहीं का भी होगा, ठीक है, दैट डजंट मैटर। थर्ड, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो अगेन आप देख रहे हो मैटर कौन डिसाइड कर रहा है? ये क्रिटिसिज्म है कि भाई अल्टीमेटली कमिटी में भी तो तुमने जजेस को ही बैठाया है, और जज ही जज को सैक कर रहे हैं, तो जज ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं, जज ही जज को रिमूव कर रहे हैं, तो ये भी क्रिटिसिज्म है। बट कोई बात नहीं, सुनो, ठीक है। फिर ये कमिटी अपना डिसीजन देती है। अगर इस कमिटी ने कह दिया यस वी फाइंड द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, राइट, तब वो हाउस पे मोशन आएगा पुट टू वोट। क्या नॉर्मल वोटिंग होगी? नहीं, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, तब जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, एंड देन प्रेसिडेंट उस जज को फायर कर देंगे। नाउ दिस इज अ हेल ऑफ अ टास्क, ठीक है। पहले 100 मेंबर के साइन कराओ, स्पीकर के पैर पड़ो, फिर उसके बाद 3 मेंबर की कमिटी भगवान से भरोसा करे कि हाँ भाई वो फाउंड आउट गिल्टी करे, फिर सारे मेंबर स्पेशल मेजॉरिटी से वोट करें। ओहो, इट इज़ सो बिग अ टास्क। सो इसीलिए आप कह सकते हो क्या, टिल नाउ नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार। सेम गोज फॉर हाई कोर्ट में भी ये प्रोसेस है। हाई कोर्ट में भी कोई भी जज अभी तक हटा नहीं गया है, राइट। यस, बट जस्टिस वी रामास्वामी का आपका 1991-93 में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इंक्वायरी कमेटी ने गिल्टी भी फाइंड आउट कर लिया था, बट इस मोशन को लोकसभा में डिफीट कर दिया गया था, तो लोकसभा से पास ही नहीं हो पाया, और कांग्रेस पार्टी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो जैसे ही एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, तो मेरे भाई आप 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप आप ला ही नहीं पाए, आप गए गॉन, ठीक है। तो दिस मोशन वॉज नॉट पास्ड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इम्पीचमेंट प्रोसेस कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट ईजी टू रिमूव द जज, ठीक है। और इसी में कहा जाता है कि बहुत सारे जुडिशरी में मेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्या फ्लॉ है, तो यही फ्लॉ है, प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग, प्रोसेस इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, और जजेस में आराम से करप्शन कर रहे हैं, कोई उनके करप्शन को रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते। तो ये हम लोगों ने जजेस इंक्वायरी एक्ट में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट देखा। नाउ लेट अस सी व्हाट आर एक्टिंग, एड हॉक एंड रिटायर्ड जजेस, राइट। अब क्या है, अब देखो यार, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, हो सकता है कि भाई चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं टेम्पररी बाहर गया हो, एब्सेंट हो, वेकेशन पे हो, राइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी वजह से तबीयत खराब है, इज़ अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़, तो क्या होगा, तो मेरे भाई एक्टिंग चीफ जस्टिस को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। एक्टिंग चीफ जस्टिस कुछ टाइम के लिए अपॉइंट कर दिए जाएंगे, जब वो फुलफिल हो जाएंगी रियल में जज तो ये हट जाएंगे। दिस इज़ द मेन आइडिया, राइट। उसके बाद होता है एड हॉक जज। अब एड हॉक का मतलब ही यही होता है, एड हॉक कमेटी वगैरह। क्या एड हॉक का मतलब होता है? टेम्पररी पीरियड के लिए किसी को जज कराना। तो जनरली क्या होता है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम इन द परमानेंट जज टू होल्ड और यू कैन से कंटिन्यू अ सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। ऐसा हो सकता है कि इतने जजेस ना हो, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है, ही कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, राइट, एंड ही कैन डू सो ओनली after the consultation with the chief justice of the high court concerned, right, and with the previous consent of the president. तो कुछ टाइम के लिए आप कह सकते हो टेम्परेरी यहाँ पे जज अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। बट यस, जो जज को अपॉइंट कर रहे हो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टेम्परेरी पीरियड के लिए एड हॉक जज हो गया। अब बात करते हैं रिटायर्ड जज। अब क्या होता है यार कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास क्या बहुत ज़्यादा काम हो एंड कुछ टाइम के लिए थोड़े से ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है, राइट। लग रहा है कि हाँ यार वी नीड थोड़ा सा, अगर कुछ टाइम के लिए मिल जाए तो हमारा वर्कलोड कम वगैरह हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
can request a retired judge of the Supreme Court or a retired judge of a High Court, right, to act as a judge of the Supreme Court for a temporary period. Again ये था permanent नहीं, temporary के लिए ही है, right? And ये कैसे कर सकते हैं? कंसेंट, प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना. ऑब्वियसली जो बंदा जज बनना है उसकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है. एंड ऐसे जज को जो भी अलाउंस वगैरह जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं वो मिलती है, ठीक है. तो ये हम लोगों ने एडॉक और आपका जो टेम्प्रेरी जज है, ठीक है, उनको रिटायर्ड जज वगैरह को के बारे में बात करी. अच्छा, सीट एंड प्रोसीजर पे भी कभी कभी सीट पे क्वेश्चन आ जाता है, ये टेस्ट वगैरह दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दिल्ली विल बी द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बट क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है हु कैन डिटरमाइन कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहीं और भी हो सकती है. तो मेरे भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कैन अपॉइंट अदर प्लेस एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बट ऑब्वियसली बात है प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज अ नेसेसरी टास्क, ठीक है. दिस याद रखना, ठीक है. एंड चीफ जस्टिस के हाथ में ये चीज़ होती है. यहाँ पे सारा कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट मिलकर डिसाइड करते हैं. अब अगला देखिए, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी इंश्योर दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंटेन. क्या सर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है? हाँ बिल्कुल. यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जैसे सबसे पहले मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट. अब क्या है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट? भाई द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और उसमें भी किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स ही बताते हैं, तो बाहर वालों का कुछ इंटरवेंशन नहीं होता, हाँ है ना. तो एग्जीक्यूटिव की आप कह सकते हो यहाँ पे डिक्टेटरशिप या एग्जीक्यूटिव के जो डिस्क्रिशन है उसको रोक दिया गया, बिल्कुल. फिर आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, राइट, कि यहाँ पे जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है दे आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, राइट. दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द मैनर जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसी रैंडमली नहीं हटा सकते, राइट. तो आप और पार्लियामेंट ही हटाने का प्रोसेस है, ठीक है. ऐसा भी नहीं कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल हटा सकता है, नहीं, पार्लियामेंट ही हटाएगा, राइट. और आप देख भी सकते हो आज तक कभी भी कोई भी जज हटा नहीं है, राइट. फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि भाई जो सर्विस कंडीशंस है वो बार बार चेंज नहीं होती, दे आर फिक्स्ड, राइट. तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है. कैसे आप बता सकते हो कि भाई जो सैलरी है, अलाउंस है, पर्क्स है, प्रिविलेजेस है, लीव, पेंशन, दे आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट. एंड ये क्या है? दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉन वोटेबल, ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो तो अलग ही हो गया, ठीक है. तो ये ध्यान रखना. और यही आप इससे लिंक कर सकते हो दैट द एक्सपेंसेस ऑफ द एंटायर यू कैन से सैलरीज, अलाउंस, पेंशन, स्टाफ एज वेल एज जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को चलाने का, सब का सब चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है. तो दे आर नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है. फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोहिबिट करता है कि आप जज की कोई भी एक्टिविटी वगैरह को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते. तभी आप लोगों ने देखा होगा एमपीज वगैरह बोलते हैं ये मैटर सब जुडिशियल है, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है. तो जब जुडिशरी में मैटर चले आता है तो पब्लिक में डिस्कस हो सकता है, पब्लिक में आर्टिकल छपेंगे, ठीक है, बट पार्लियामेंट में आप डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है. फिर उसके बाद देयर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ताकि बैन हो के आप वही क्विड प्रो क्वो ना हो, ठीक है. पता चले आपने अभी कुछ फेवर कर दिया, रिटायरमेंट के बाद आपको वापस फेवर हो गया, ठीक है, नहीं, तो कोई फ्यूचर फेवर का होप आप नहीं ले सकते, राइट. एंड देन पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, राइट. सुप्रीम कोर्ट पे पावर है, जो भी उसके लॉज वगैरह को नहीं मानेगा, जो भी उसके क्योंकि उनके जजमेंट्स आर लाइक लॉस, इफ़ दे आर नॉट फॉलो दे कैन सू यू, ठीक है. फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हैज़ द कंप्लीट राइट टू अपॉइंट द स्टाफ, वही स्टाफ वगैरह को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है. तो कोई यहाँ पे आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन इंटरफेरेंस नहीं होता. फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, कर्टेल नहीं किया जा सकता. क्योंकि हो सकता है कल को फिर क्या हो, सुप्रीम कोर्ट को ठीक है जज अपॉइंट नहीं कर सकता, आपने पावर ही कम कर दी, नहीं, पावर भी कम नहीं होगी, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, इवन ये चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी लिखी गई है, आर्टिकल नंबर 50, क्या कि भाई वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से अलग रखेंगे, ठीक है. तो द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वगैरह क्या है, दे शुड नॉट बी हैविंग द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है.
तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए काफ़ी बार कोशिश की गई है कि जुडिशरी को आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट रखा जाए। तो कभी भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो पावर आता है, जो जिससे क्वेश्चन बन। Thank you friend for watching this. I hope you must understand this lecture and be comfort with this lecture. So next we come from Supreme Court Part 2, where we discuss remind part of the Supreme Court judgments. So thank you and share with your friend.